नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डॉक्टर में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, भौतिक विज्ञान पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, मूलभूत गणित। और मूलभूत गणित का आज लेक्चर नंबर 9। आज की क्लास में हम पहले जैसे अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ग्राफ पढ़ रहे थे ना, तो थोड़ा सा ग्राफ पहले रिवाइज कर लेंगे पिछली क्लास में। और उसके बाद में हम आज आगे ग्राफ में ही, जैसे हमने पहले सरल रेखा पढ़ लिया था, उसके बाद हमने परवलय पढ़ लिया था, अब उसके बाद में ग्राफ में ही और जो चीजें बच रही है वह डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हमने त्रिकोणमिति पढ़ लिया था बेटा, त्रिकोणमिति को हमने बहुत बढ़िया रूप से पढ़ा, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह सब कुछ देखा। फिर हमने बीजगणित पढ़ा था, उसके बाद में हमने आगे चलकर इसी चैप्टर में अवकलन और समाकलन देखा था। अवकलन समाकलन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये आपको आगे भी काफी ज्यादा काम आएगा। और इनफैक्ट हम पहला चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे है ना, स्टार्ट करेंगे भौतिक विज्ञान। जैसे ही हम पटरी पर चढ़ेंगे वैसे ही अवकलन समाकलन का उपयोग होने लग जाएगा और ग्राफ का भी उपयोग होने लग जाएगा। ठीक है, तो हमने निर्देशांक ज्यामिति देखा, फिर हमने ग्राफ या आरेख पढ़ना शुरू किया था। अब आज की क्लास में पहले हम किसी भी वक्र की जो ढाल देखी उसके लिए और उदाहरण देखने वाले, फिर वृत्त के लिए वक्र कैसा बनता है, क्या समीकरण होता है यह देखने वाले हैं, दीर्घवृत्त क्या होता है, इसका समीकरण क्या होता है वह समझने वाले हैं, फिर आयताकार क्या होता है, उसका समीकरण क्या होता है वगैरह हम देखने वाले हैं ना। और फिर त्रिकोणमितीय अनुपात के ग्राफ देखेंगे। तो ये जो इसके पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको बताया था, जो विभिन्न ग्राफ है या विभिन्न समीकरणों के लिए जो ग्राफ होंगे वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। चलो भाई, तो हम क्लास शुरू करते हैं। परवलय में हमने ये पढ़ लिया था अभी तक कि सर परवलय में अगर y बराबर x² होता है तो हमने देखा था कि जिसकी घात ज्यादा होगी उससे दूर भागेगा। तो यहाँ पर बेटा अगर मैंने x अक्ष लिया, यहाँ पर y अक्ष लिया, तो y x की घात ज्यादा है सर, तो ये से दूर भागेगा। ठीक है, अब हमें बेसिकली जब भी हम आगे पढ़ेंगे तो हमें जो मेन काम रहेगा वो प्रथम चतुर्थांश में जो ग्राफ बन रहा है उसी से रहेगा। तो जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर बनाया y² बराबर x, तो ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, तो ग्राफ किससे दूर भागेगा बेटा, ग्राफ y से दूर भागेगा सर, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, फिर हमने ये समझा था कि इसकी ढाल कैसे देखते हैं। ढाल देखने का ट्रिक क्या था हमारा, ढाल देखने के लिए एसपी स्टार मेथड जो ट्रिक हमने डिस्कस किया था वो क्या था भाई, कि अगर सर आपको ढाल देखनी है तो आप तो बस इतना देख लो कि कोई भी वक्र हंस रहा है या रो रहा है। अगर वह हंस रहा है तो उसका ढाल बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, और अगर वो रो रहा है तो उसका ढाल जो है वो निरंतर घट रहा है। अच्छा, अगर मान के चलो कि वो ना हंस रहा है ना रो रहा है, ऐसा कर रहे हैं, नो इमोशन, ऐसा बस, तो ये क्या हो गया, इसका ढाल नियत है ना, ये एक सरल रेखा बनी सीधी, इसका ढाल नियत है। ठीक है, ये सब कुछ हमने बढ़िया तरीके से देखा था। जैसे इसका एग्जांपल भी देखा था हमने कि यहाँ पर अगर एक वक्र ऐसा बन रहा है तो इस वक्र में ये मान के चलो ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, तो हम क्या बोलेंगे सर कि यहाँ पर ए से बी जाने में क्या हो रहा है, ए से बी जाने में ये रो रहा है, तो यहाँ पर ये रो रहा है, अपने जीवन से बहुत ज्यादा दुखी है, तो इसका जो ढाल है वो निरंतर घट रहा है। कैसे घट रहा है मैंने आपको बताया था, पहले ढाल पॉजिटिव में था, देखो ढाल पॉजिटिव में था, फिर ढाल कम हुआ, फिर ढाल शून्य हो गया, अब नेगेटिव में जा रहा है। तो ये क्या हुआ है वास्तव में, ये मान के चलो 5 था, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर माइनस में चलेगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पर ये ढाल निरंतर घट रहा है। फिर हमने देखा था बी से सी के लिए ये हंस रहा है, तो ढाल निरंतर बढ़ रहा है। और ये ढाल कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पर पहले पॉजिटिव में नंबर नेगेटिव में थे, फिर शून्य हुआ, फिर पॉजिटिव में जा रहा है, तो नेगेटिव से जीरो, जीरो से पॉजिटिव जाने को हम बढ़ना कहते हैं। ये सब कुछ हम देख चुके हैं। अब इसी में एक और महत्वपूर्ण सी बात करते हैं हम, जिसे हम कहते हैं परिमाण। और परिमाण क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं परिमाण मतलब क्या है, फिर किसका परिमाण है वो देखेंगे, है ना। परिमाण मतलब क्या, मात्रा, कितना है ना। जैसे मैंने बोला मेरे पास 5 किलो शक्कर है, तो कितनी शक्कर है 5, तो ये 5 किलो का परिमाण हो गया। क्लियर है, छोटी सी बात है ना। जैसे मान लो 100 आदमी है तो कितने आदमी, कितना परिमाण है 100। तो वैसे ही अगर मैं परिमाण शब्द को समझूं बेटा, तो इसको हम हमेशा क्या लेते हैं, अगर किसी भी चीज का परिमाण पूछे तो हम नंबर बताते हैं। क्या बताएंगे, केवल नंबर बताएंगे या संख्या कितनी है, संख्या बताएंगे। संख्या बताएंगे कहने का मतलब क्या है कि कितने हैं, मतलब 10 है, 15 है, 50 है, 100 है। तो अगर मान के चलो ये संख्या ऋणात्मक हुई, मतलब कि जैसे मैंने बोला -5, एक जगह बोला 4, एक जगह बोला 3, एक जगह बोला -1, तो इनका परिमाण कितना है। अगर मैं परिमाण देखूं बेटा, तो परिमाण को हम मॉड से चिन्हित करेंगे। इससे चिन्हित करते हैं मॉड से। मॉड मतलब क्या है, ऐसा मानो आप कि किसी भी संख्या के आगे मैंने 2 सिपाही खड़े कर दिए, है ना। ये 2 सिपाही क्या करेंगे, जब भी ये मॉड खुलेगा या इसका मान जो होगा या परिमाण जो होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव संख्या होगी। इसका 5 होगा, इसका 4 सब 4 पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, 3 पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, 1 नेगेटिव है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मतलब सब में जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर है छोटी सी बात। चलो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि मान के चलो मेरे पास जो संख्या है वो पहले नंबर थे -5 था, -4 हुआ, -3 हुआ, -1 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, तो ये नीचे जाने पर ये बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं सर। इधर से इधर जा रहे हो तो ये तो बढ़ रहे हैं ना, ये इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये जो नंबर है, ये जो संख्या है वह बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं इनका परिमाण क्या हो रहा है, क्या बेटा परिमाण, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने लिखा -5, -4, -2, 0, 1, 2, 3 ऐसे तक। तो मैंने बोला कि सर इस तरफ जाने पे जो संख्या है वो संख्या तो बढ़ती जा रही है, क्योंकि नेगेटिव से 0, 0 से पॉजिटिव मतलब क्या हो रहा है, ये बढ़ रही है, तो संख्या बढ़ रही है। लेकिन परिमाण का क्या हो रहा है, परिमाण बढ़ रहा है या घट रहा है ये पता करना है। तो परिमाण बढ़ रहा है घटा कैसे पता करेंगे, देखो इसका 5 का परिमाण क्या है, -5 का 5, 4 का -4 का 4, -2 का 2, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और ऐसा अनंत तक बढ़ते जाएंगे। तो एक बात बताओ है ना, ये क्या लिखा है, ये इसका परिमाण है भाई, परिमाण। तो ये मतलब परिमाण मतलब नेगेटिव हटाना है बस आपको। तो ये अगर मैं देखूं तो ये वैल्यूज पहले 5, 4, 3, 2, 1, 0 हुई, फिर 1, 2, 3, 4, 5 है, तो क्या बोलेंगे इसे, ये निरंतर बढ़ रही है। बताओ ये बढ़ रही है, घट रही है, बढ़कर घट रही है, घटकर बढ़ रही है, क्या हो रहा है ये बताओ आप। तो अगर सर मैं देखूं तो पहले ये नंबर 5 था, 4 था, फिर मतलब ये नंबर में देखो ये यहाँ पर क्या माइनस साइन के साथ, यहाँ माइनस साइन नहीं है, तो ये मैंने जो नंबर रखे हुए इसमें ये पहले घट रहे हैं, फिर उसके बाद में है ना 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अब ये बढ़ रहे हैं। तो देखो अगर कोई चीज पहले घट रही है फिर बढ़ रही है तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे बोल सकते हैं हम कि यह घटकर बढ़ रही है। क्या हो रहा है, यह घटकर बढ़ रही है। ठीक है, तो वैसे ही बेटा, वैसे ही हमको ऐसा पूछा जा सकता है, ध्यान समझना, हमको ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक वक्र है ना, यहाँ पर x अक्ष है, यहाँ पर y अक्ष है। ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस है ना। ये वक्र क्या हो रहा है, यह हंस रहा है, तो इसका जो ढाल है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो सर ढाल अगर मैं ध्यान से समझूं तो ढाल के लिए, ढाल पहले अगर इधर से हमेशा इधर से आगे बढ़ना है ना, तो ये ढाल जो है पहले नेगेटिव में था, ऋणात्मक था, फिर 0 हो गया, 0 हो गया, फिर
पॉजिटिव में चले गया या धनात्मक हो गया। तो नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव मतलब इसको क्या बोलता हमने बढ़ना, इसलिए हमने बोला था इसका जो ढाल है वो बढ़ रहा है। यह हमने देख लिया था ना कि हंस रहा है तो ढाल बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे इसी में पूछूं ढाल का परिमाण क्या हो रहा है, ढाल का परिमाण क्या हो रहा है, तो सर ढाल का परिमाण मतलब यहां पर पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं इस चीज को, और वो एग्जांपल जितना एग्जांपल समझो उतना बेहतर रहता है ना, तो वो एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सर यहां पर पहले था ये माइनस में -5 -4 फिर ये 0 हुआ, फिर ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये पॉजिटिव में चली गया। तो ये अगर मैं ये नंबर है ना, ये ढाल है, अब ये क्या चीज ढाल थी भाई। अब अगर इसका मैं परिमाण देखूंगा तो क्या होगा, इसके जैसा हो जाएगा सर परिमाण में ये लिखेंगे हम 5 4 फिर 0 हुआ, फिर 1 2 3 ऐसा बढ़ते जा रहा है। तो इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, इस चीज को हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर परिमाण जो है, अगर आपसे ध्यान से पढ़ना सवाल को, पिछली क्लास में क्विज करवा था जिसमें मैंने बताया कि ढाल निरंतर बढ़ रहा है घट रहा है, तो ढाल तो बढ़ते जा रहा है ना, ढाल घटते जा रहा है, रो रहा है तो, लेकिन ढाल का परिमाण में चक्कर है थोड़ा सा ना, परिमाण में सोचना पड़ेगा कि सर ये परिमाण जो है यह घटकर बढ़ रहा है। क्लियर है कहानी ना, ये परिमाण जो है वो पहले घटा फिर बढ़ा। क्या ये बातें सभी को बहुत ही बढ़िया तरीके से चमकती है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, तो ये परिमाण और ढाल के ऊपर इतना आपको पता होना चाहिए, ढाल और ढाल का परिमाण, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल करवा देता हूं, सभी बच्चों को सही जवाब बताना है। बताओ भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, इसमें अगर मैं एक्स में आगे बढ़ता जा रहा हूं तो पहले बताओ ढाल बढ़ रहा है घट रहा है, और ढाल का परिमाण क्या हो रहा है। तो सर अगर ढाल को देखा जाए तो ढाल तो ये रो रहा है, तो ढाल घट रहा है ना, ये रो रहा है ना यार, अपने जीवन से कितना दुखी है, देखो भाई, तो ये रो रहा है तो ढाल घट रहा है। लेकिन परिमाण जो है ढाल का सर वह पहले देखो ध्यान से देखना, पहले यहाँ पर नेगेटिव था फिर 0 हुआ, फिर सॉरी पॉजिटिव था फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा एग्जांपल से, अगर जब भी दो ही प्रकार ग्राफ होता है, दोनों का एग्जांपल में समझ लिया, एक अगर हंस रहा है तो उसका जो परिमाण है वो घटकर बढ़ा था ना, पहले घटा फिर बढ़ा, इसलिए अपने जीवन में खुश भी है। ये दुखी क्यों है, क्योंकि देखो इसका ढाल पहले जो था ना वो पॉजिटिव में था, फिर पॉजिटिव से 0 हुआ 0 हुआ, फिर नेगेटिव में हो गया। तो अगर इसका परिमाण देखो तो देखो इसमें एग्जांपल से नंबर से समझते हैं हम, पहले था सर 5 फिर हुआ 4 फिर हुआ 0 फिर हुआ -1 फिर हुआ -2 फिर हुआ -3। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर सर, यहाँ पर इसका परिमाण पहले घट रहा है, अरे परिमाण वैल्यू, तो यह पहले घट रही है ना। लेकिन इनका अगर मैं वैल्यू देखो तो मान तो कम हो जा रहा है, नंबर आया एग्जांपल देता हूं लास्ट क्लास में, नंबर आया नेगेटिव नंबर आया तो बहुत दुखी होंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं केवल परिमाण बताऊंगा, नंबर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बताऊंगा, तो ऐसे बहुत कुछ मान के चलिए बच्चे -400 नंबर आ गया, प्लस 350 नंबर आया, जिसके -400 आया वो तुमसे ज्यादा मिल गया, क्यों, क्योंकि मैंने परिमाण बता रहा था। अगर मैंने परिमाण बताया तो -400 का परिमाण 400 आ जाएगा, तो वो दूसरे तो बाबा हो जाएंगे और तुमको बोलेंगे वाले नंबर तुम ला रहे हो तुम, बाकी वास्तव में -400 वाले बहुत कम नंबर है और तुम्हारे 300 नंबर बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर परिमाण देखा जाए तो परिमाण रूप से उसके नंबर तुमसे ज्यादा हो गए। तो वैसे यहाँ पर हम परिमाण देखें तो इनका परिमाण क्या हो जाएगा, इनका परिमाण लिखेंगे सर यहाँ पर -1 का परिमाण 1 फिर 2 फिर 3, तो ये परिमाण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, परिमाण बढ़ रहा है। तो अगर परिमाण बढ़ रहा है बेटा तो मैं परिमाण को ओवरऑल क्या बोल सकता हूं, मतलब पहले घट रहा है ना, परिमाण जो है पहले -5 5 4 3 2 1 0 हुआ, फिर 1 2 3 4 5 ये बढ़ रहा है। तो सर ये तो इसके जैसा ही हो गया। हाँ बिल्कुल बेटा, अगर परिमाण देखोगे तो परिमाण दोनों में घटकर बढ़ रहा है ना, परिमाण ढाल का परिमाण घटकर बढ़ रहा है। तो चाहे जो हो जाए, जब भी हमें वो परिमाण बोलेगा तो हम बोलेंगे सर परिमाण ढाल का जो होगा वो हमेशा और हमेशा घटकर बढ़ रहा है। लेकिन अब हमें पता है कि ढाल के लिए तो हम आसानी से बोल सकते हैं जिसका परिमाण ढाल का परिमाण भी घटकर बढ़ रहा है, लेकिन ढाल हम हमेशा बोल सकते हैं कि सर ढाल तो अगर हंस रहा है तो बढ़ रही है, रो रहा है तो घट रही है ना। तो ये एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात हमने समझी यहाँ पर। क्लियर है कहानी। चलिए बेटा अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम जाते हैं अगले प्रकार के वक्र के ऊपर ना। ये हमने बात कर ली थी परवलय की सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो कि हमें एक वृत्त बनाना है, वृत्त मतलब क्या होगा, एक सर्कल बनाना है। वक्र मतलब देखो यार, ये छोटे छोटे टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है ना। जैसे मैंने बोला वृत्त मतलब सर्कल हो गया, गोल हो गया, ठीक है, ये वृत्त है। और वक्र मतलब क्या होगा, वक्र मतलब सारे वक्र मतलब परवलय है ना, इसके अंदर सर्कल पैराबोला हाइपरबोला जो भी हम पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन, ये सब वक्र है एक प्रकार के। क्लियर है कहानी। चलो भाई अब हम वृत्त की बात करते हैं, मतलब अब हम सर्कल की बात करते हैं। तो बेटा सर्कल में हमें पता है कि सर यहाँ पर दो चीज होंगी, एक इसकी त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या को हमने सी बोल दिया, ठीक है। और अभी इसका जो केंद्र हमें दिखाई दे रहा है वो 0,0 पर है, केंद्र जो है वो 0,0 पर है। तो अब ये बताओ कि हम इसके लिए क्या समीकरण बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं, मैं आप लोगों को समीकरण बताऊं, ये याद रखना है ना। इसका जो मूल रूप होता है समीकरण का वो होता है x² + y² बराबर c का स्क्वायर, है ना। ये मूल रूप या व्यापक रूप याद रख सकते हो इसका, मूल रूप समीकरण का या जो व्यापक रूप होगा इसका, या जो सूत्र होता है वो होता है x² + y² बराबर c²। ये उसका सूत्र है या उसका व्यापक रूप है जो वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर है ना। ये कहां पर है, मूल बिंदु पर केंद्र है, बिंदु मूल बिंदु पर अगर केंद्र होगा तो हम लिखेंगे x² + y² बराबर c² है ना। जैसे दो इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, छोटी छोटी बातों में बताना चाहिए। जैसे मान के चलो हमने सोचा कि एग्जांपल कर लेते हैं, इस पे हमें बोला गया x² + y² बराबर 49 है। फिर हमसे पूछ सकता है वो सवाल में, है ना। ये पहली बात तो ये पूछेगा कि यह कैसा वक्र है या कौन सा वक्र है, कौन सा वक्र है, ठीक है, पहली बात। फिर वक्र बताओगे तो पूछेगा इसका केंद्र कहां है ना, और पूछेगा इसकी त्रिज्या कहां है। तो हमें पता है सर x² + y² बराबर c² होगा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, x² + y² बराबर c²। जब भी हमें समीकरण दिखाई देगा तो हम बोलेंगे कि यह बना है एक सर्कल, ये बना है एक वृत्त। तो अब इस कंडीशन में यहां पर इसका आंसर क्या करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सर ये तो बना है एक वृत्त बना है, और साथ ही साथ अगर मैं इसका केंद्र देखूं तो इसका केंद्र कहां आएगा, बताओ केंद्र। तो सर अगर हम देखें तो इसमें केंद्र आपने बताया मूल बिंदु होता है, इसका केंद्र हमेशा मूल बिंदु होगा या 0,0 होगा। और साथ ही साथ अगर मैं इसकी त्रिज्या देखूं, ये मूल बिंदु से केंद्र पर चल गया, अगर मैं इसकी त्रिज्या देखूं बेटा तो त्रिज्या क्या आएगी,
त्रिज्या आएगी इसकी, देखो ये है जो सी स्क्वायर, त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये जो सी स्क्वायर, सी की त्रिज्या, सी त्रिज्या, सी स्क्वायर त्रिज्या नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पर 49 दिया तो 49 किसका मान है, 49 सी स्क्वायर का मान है बच्चा। फिर से सुनो, यहाँ पर ये आपको सी स्क्वायर दिया गया, ये 49, तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो सर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि सी स्क्वायर का मान 49 है, तो सी त्रिज्या है तो सी कितना होगा, वर्गमूल 49, और 49 का जो वर्गमूल होता है बेटा वो 7 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। तो ये इसकी त्रिज्या आ गई, तो त्रिज्या हम बोलेंगे, हम वैसे त्रिज्या को आर से लिखते हैं लेकिन इसमें हम सी बोल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, आप यहाँ पे तो आर लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या जो है वो 7 आ गई, 7 इकाई हो जाएगी। अगर हमको ये सब कुछ सेंटीमीटर में दे रहा है, एक्स है और ये वाई है, तो एक्स सेंटीमीटर में होंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगी, मीटर में होंगे एक्स और वाई तो मीटर में आ जाएगी। क्लियर बेटा, तो इतनी छोटी सी और आसान सी बात हमें वृत्त के लिए पता होनी चाहिए। लेकिन सर अगर मान के चलो कि जरूरी नहीं है कि इस दुनिया में जितने सर्कल में बनाओ उन सबका केंद्र ओरिजिन पर ही हो या मूल बिंदु पर ही हो, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाया, जैसे ये वाला जो सर्कल था इसका केंद्र तो सर मूल बिंदु पर था, एक बार बढ़िया बनाते हैं फिर से। लेकिन अगर मान के चलो इसी में हमने एक और सर्कल बनाया जिसका केंद्र मूल बिंदु पर नहीं है, मतलब मैंने यहाँ पर बना दिया या यहाँ पर कहीं बना दिया, कहीं पर भी बना सकता हूं मैं, कहीं पर भी बना सकते हो। तो अब इसके लिए हम समीकरण कैसे देंगे, इसका समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण क्या होगा। तो बेटा अगर तुम्हें इसका समीकरण पता करना है तो उसके लिए आप हम समझते हैं कि ये जो पीछे हमने पढ़ा था इसमें क्या कुछ परिवर्तन कर दे तो उसका समीकरण बन जाए, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो मान के चलो कि ऐसा कुछ वृत्त है, अब इसमें इसका केंद्र मुझे नहीं पता कहां है, तो इसे मैंने बोल दिया ये केंद्र है h, k पर, है ना। h और k क्या है, k, h और k केंद्र के नए निर्देशांक हो गए। तो अब मैं बोलूंगा कि यहाँ पर जो केंद्र है वो आ गया है h, k पर, और इसकी जो त्रिज्या है वो आ गई है c। हाँ भाई त्रिज्या फिर से c होगी। तो यहाँ पर जो सूत्र बनेगा बेटा यह बनेगा, ध्यान समझना, ये बनेगा x माइनस h का वर्ग प्लस y माइनस k का वर्ग बराबर c स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब इसमें x प्लस y स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, इसमें है x माइनस h का वर्ग प्लस y माइनस k का वर्ग इक्वल टू c स्क्वायर, और h k क्या है, केंद्र के निर्देशांक है। जैसे मान लो कंफ्यूज मत हो जाना ना, यहाँ पर माइनस फॉर्मूले में ही है। जैसे देखो इसमें दो एग्जांपल करूंगा मैं आपको। पहला एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, मान लो मैंने बोला समीकरण x माइनस 2 का वर्ग प्लस y माइनस 1 का वर्ग बराबर 25 है। तो सबसे पहले तो ये पूछेगा आपसे कि ये जो समीकरण है ये किसके लिए है, तो क्या बोलोगे सर ये फिर से किसके लिए है, एक वृत्त के लिए ही है। फिर दूसरी बात इसमें पूछी जाएगी बेटा आपसे कि ये वृत्त तो है, अब इसका केंद्र क्या होगा, केंद्र और त्रिज्या क्या होगी, केंद्र और त्रिज्या क्या होगी। तो देखो बेटा अगर आपको इसकी केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो क्या आप इसकी त्रिज्या आसानी से बता सकते हो, बिल्कुल सर ये 25 है, ये c स्क्वायर होता है, तो c स्क्वायर का मान 25 है, या मैं लिख सकता हूं यहां से ये जो c का मान है वो 5 हो जाएगा। तो अगर c का मान 5 हो गया है मेरे लिए, अरे c का स्क्वायर 25 है तो c का मान कितना हो जाएगा बेटा 5, तो अगर c का मान 5 हो गया तो यही मेरे लिए आ जाएगी त्रिज्या। ये एकदम बड़ी आसानी से मैं बता सकता हूं। अच्छा सर ये तो आपने बता दिया, अब चक्कर है कुछ तो गड़बड़ है दया, अब हम केंद्र कैसे बताएंगे। तो सर अगर हम इसे कंपेयर करें तो हमें दिखता है h की जगह 2 लिखा हुआ है और k की जगह 1 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं h की जगह 2 लिखा हुआ है और k की जगह 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो इसका केंद्र आ जाएगा वो कितने पर आ गया बेटा, केंद्र आ गया सर 2,1 पर, है ना, मतलब कि यहाँ पर 2,1 पर कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा। तो ये इससे हमने कंपेयर करके बातें बना दी। अच्छा सर अगर इसी में ऐसा होता है ना, अब फिर से दिल के तार बजे बार बार मुझे बोले वो सर समीकरण हमेशा जरूरी तो ना ऐसा ही हो, है ना, हम एक बार बढ़िया कर सकते हैं। क्या ये होगा x मान जो इसी में कर रहा हूं मैं, x प्लस 2 का वर्ग प्लस y माइनस 1 का वर्ग बराबर 25। सेम एग्जांपल, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गया, है ना। तो छोटे छोटे डिफरेंस समझने होंगे इसमें, अगर मैं ऐसा कर देता तो क्या परिवर्तन या क्या अंतर आ जाता। तो सर इसके लिए क्या होगा, देखो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे, अब इसको ये हमारे मूल रूप में नहीं है, हमारा मूल रूप क्या है, x के बाद में माइनस आना चाहिए, x के बाद में माइनस आना चाहिए, x के बाद में प्लस है, तो हम सीधे अंतर नहीं करने वाले, है ना। हम इसमें पहले रूपांतरण करेंगे, इसका रूपांतरण में लिखेंगे हम x माइनस माइनस 2 का वर्ग। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे x के बाद में माइनस साइन चाहिए, माइनस का चिन्ह चाहिए बेटा। तो x के बाद में माइनस का चिन्ह है क्या, x के बाद माइनस का चिन्ह है क्या बताओ, नहीं था, x के बाद में प्लस का चिन्ह था, तो उसको मुझे माइनस बनाना था। तो माइनस कैसे बना सकता था मैंने यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह था, देखो प्लस को लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस। अरे यार माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, जैसे प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो जब भी दो माइनस का गुणा करोगे तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस को ही लिखा है मैंने, उसी को लिखा, चिंता मत करो। तो अब मैं कंपेयर करूंगा तो ये मेरा क्या आ गया h और ये आ गया मेरा, वहां पर करने की जरूरत नहीं, वहां पर ऑलरेडी -1 था, ये आ गया मेरा k। तो अब त्रिज्या वही रहेगी, बस केंद्र चेंज हो जाएगा ना। तो केंद्र कितना हो गया इसका, केंद्र के निर्देशांक हम लिख सकते हैं सर, ये हो गया -2,1, बाकी त्रिज्या तो वही रहेगी। तो जो छोटा सा परिवर्तन किया उसमें आपको बहुत महत्वपूर्णता से और बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आनी चाहिए कि वास्तव में हुआ क्या है। क्लियर है बेटा, छोटी सी बात है ना, याद रखना केंद्र वही है, तो केंद्र -2,1 हो गया, त्रिज्या तो वही रहेगी, 25 से 25, तो यहाँ पे जो त्रिज्या होगी वो तो 5 ही होगी, है ना। त्रिज्या कितनी होगी बेटा, 5 ही होगी त्रिज्या। क्लियर है कहानी। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बातों में से एक है। चलो भाई अब हमने यह पढ़ लिया वृत्त, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी में दूसरा जो वक्र देखना है उसकी तरफ जाते हैं। देखो भाई अब हम आगे बढ़कर दीर्घवृत्त पढ़ेंगे। अब दीर्घवृत्त क्या होता है, देखो जैसे हमारे पास वृत्त था वैसा ही दीर्घवृत्त भी है, बस चक्कर क्या है इसमें, हमने एक वृत्त को या एक सर्कल को चपटा कर दिया। ऐसा सोचो मेरे पास यहाँ पर ऐसा था, गोल था, यह गोल था, है ना, यह गोल था, उसको मैंने चपटा कर दिया, ऐसा कर दिया, है ना। अंडा नहीं बनाया, अंडा नहीं है ये, अंडा नहीं है, एग नहीं है। अंडा आकार ऐसा होता है ना, नीचे से मोटा होता है ऊपर से पतला होता है, लेकिन ये दीर्घवृत्त ये हर जगह से बराबर है, ऐसा नहीं कि नीचे से पतला है ऊपर से मोटा है ना, ये दोनों तरफ से पतला पतला बीच में से मोटा है। क्लियर है कहानी। तो ये अंडा नहीं है, ध्यान रखना भाई, आपको कोई भड़काने के लिए पड़ा देगा, बोल देगा देखिए अंडे जैसा, अंडा नहीं है ये। क्लियर है। चलो तो अगर ये दीर्घवृत्त होता है तो इसके लिए मैं लिखूंगा सर ये x हो गया, ये y अक्ष हो गया, इसके लिए x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। असल इन दोनों में डिफरेंस क्या है या अलग अलग बातें क्या दिखाई दे रही मुझे, देखो असल में क्या है बेटा, यहाँ पर यह x अक्ष में फैला हुआ है, यह y अक्ष में फैला हुआ है। तो इसमें पहले मैं समीकरण बताऊं आपको, उसका समीकरण क्या होता है, और यहाँ पर हम कुछ नई बातें क्या क्या ध्यान रखेंगे, हमें क्या क्या नई बातें पता होनी चाहिए। तो देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहली बात, इसका जो केंद्र है वो 0,0 है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण सी बातें जो हमें पता होना चाहिए, इसका जो केंद्र है वह
0,0 है, इसका भी केंद्र 0,0 है, इसका भी जो केंद्र होगा वो 0,0 ही होगा। अच्छा, अब देखो बेटा क्या होता है कि जहां पर यह दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त में और अभी जो हमने वृत्त पढ़ा उसमें क्या फर्क है? क्या फर्क है कि यहां पर इसकी त्रिज्या एक समान नहीं है हर जगह, यहां से त्रिज्या छोटी है, यहां पर त्रिज्या बड़ी है, फिर छोटी है। अगर मैं त्रिज्या बराबर कर दूं तो वो वृत्त बन जाएगा। तो यहां पर बेटा जहां पर जिस बिंदु पर यह एक्स अक्ष को काट रहा है उसे हम बोलते हैं a,0 या a दूरी, मतलब कुल मिला के कहने की बात ये होगी कि ये वाली जो दूरी है वो a है। इसी प्रकार से यहां पर y अक्ष में जो दूरी होगी उसे हम b बोलेंगे, या इस बिंदु को या इस निर्देशांक को मैं 0,b कह सकता हूं। क्लियर बेटा? इसी प्रकार से यहां पर भी क्या होगा, यहां पर ये दूरी भी क्या होगी, a होगी ना। देखो a हमेशा x अक्ष पर, कहां पर, x अक्ष पर वक्र कट रहा है वो a दूरी होगी, और y अक्ष पर जहां कटेगा वो b दूरी होगी। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि वह a छोटा है या b बड़ा है, कुछ भी हो सकता है, या b छोटा है a बड़ा है, जैसे b छोटा है a बड़ा है, यहाँ पर a छोटा है b बड़ा है, दोनों कंडीशन पॉसिबल है ना। इसलिए मैं दोनों चीज आपको बनाइए ताकि पहली बार से क्रिस्टल क्लियर सब कुछ रहे। तो इसमें हमें साफ दिख रहा है कि जो a है वो बड़ा है b से, और यहाँ पर जो b है वो बड़ा है a से। कुछ भी हो, दोनों चीजों में कुछ भी हो बेटा, इसका जो समीकरण होता है वह हमेशा और हमेशा दोनों के लिए x² बटा a² प्लस y² बटा b² y² बटा b² बराबर 1 रहेगा। हमेशा यही समीकरण होगा। क्या होगा? x² प्लस x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। अगर a और b बराबर हो जाते हैं, a और b क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो a और b बराबर हो गया तो सर ये दूरी बराबर होगी तो क्या बनेगा बताओ? दिमाग पे जोर डालो। अगर a और b बराबर हो गया तो क्या होगा बताओ? तो सर अगर a और b बराबर हो गया तो ये तो वृत्त बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। क्लियर है? छोटी सी बात है ना। तो यहाँ पे a² बाई x² बाई a² प्लस y² बाई b² बराबर 1 होता है। अच्छा चलो, तो यहाँ पर सर हमें इतना तो समझ में आ जाएगा समीकरण ये होता है। अब ये a और b को बोलते क्या है ना। देखो, तो यहाँ पर a को इसके लिए बता रहा हूँ ना, अभी मैं इसके लिए बता रहा हूँ, वही बातें इसके लिए भी बोल सकते, इस दीर्घवृत्त के लिए भी बोल सकते हैं। तो a जो होता है बेटा है ना, वह लघु दीर्घ अक्ष होता है, सॉरी अर्ध दीर्घ अक्ष होता है। ये लिख देते हैं, अर्ध दीर्घ अक्ष होता है। और इसी प्रकार से जो भी होता है वो अर्ध मतलब आधा है एक्चुअल में, है ना, इसे हम अर्ध बोल रहे हैं। अर्ध यहां दीर्घ बोला था, इसे लघु बोलेंगे। ये जो बातें लिखी हमने ए और बी की वो इसके लिए है ना। अब इसमें देखिए, देखो ध्यान से देखो बेटा, ए क्या है, ए है अर्ध दीर्घ, दीर्घ मतलब कि बड़ा, है ना, तो अर्ध दीर्घ अक्ष, और बी क्या है, अर्ध लघु अक्ष। अब अगर मैं इसके लिए बोलूंगा तो इसके लिए ए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो ए होगा वह अब हमारा वास्तव में अर्ध लघु अक्ष हो जाएगा, और बी जो हो जाएगा है ना वो अर्ध, जो बी हो जाएगा वो हमारे अर्ध दीर्घ अक्ष हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आपको इसमें कोई चिंता लेने वाली बात नहीं है कि ए बड़ा है बी बड़ा है, वो नाम उसके हिसाब से हम रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर बेटा? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं ना। इसमें एक दो और छोटी छोटी बात होती है, वो आगे चलकर जब हम इसका उपयोग करेंगे, इसका उपयोग हम एक दो ही जगह करेंगे फिजिक्स में, तो वहां पर जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो अभी हम यहाँ पर इसमें एक दो इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है पाई गुणा ए गुणा बी, और इसकी जो परिधि होती है बेटा वो होती है पाई ए प्लस बी। ये छोटी सी दो बातें आपको याद रखना होगी। देखो इसमें और हमने जो वृत्त पढ़ा उसमें फर्क क्या है। अगर ए और बी को मैं बराबर कर दूं, जैसे मैं बराबर करके बताता हूं आपको कि मान के चलो मैंने ए बराबर बी कर दिया, तो ए बराबर बी कर दूंगा तो यहाँ पर सर ये मेरे पास ये दूरी ए थी, ये दूरी बी थी, सर इसको काट सकते, वृत्त बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ये क्लियर है? सर्कल बना देते भैया, परफेक्ट गोल, यह 0,0 हो जाएगा। तो ए और बी बराबर हो गए, मुझे ऑलरेडी पता है, ये तो पता था ना तुम्हें कि इसमें जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई इंटू ए और बी बराबर है ना, ए और बी बराबर हो गया सी बोल दिया हमने निकले सी स्क्वायर, या हम इसे ए और बी को बराबर करोगे, ए इंटू बी है बेटा, ए इंटू बी है तो ए इंटू बी मतलब कि सी स्क्वायर बना देंगे वो, है ना, क्योंकि ए इंटू बी, तो ए की जगह सी रखूं, बी की जगह सी रखूं मैं, तो क्या बन जाएगा, पाई सी स्क्वायर बन जाएगा। या हम इसे पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं, जहां आर या सी दोनों क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात। अब इसमें परिधि क्या होती थी इसकी? ओहो भूल गए, बताओ, 2 पाई आर होती थी बेटा, है ना। अब ये भी वही कहानी है, अगर यहाँ पर ए और बी को हमने बराबर कर दिया, ए और बी बराबर हो गया तो क्या बचेगा, 2 पाई आर हो जाएगा, है ना। फिर से वैसे ही कर सकते हैं, या 2 पाई सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो ये सब कुछ हमें इंपॉर्टेंट सी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इसमें अब एक केंद्र नहीं, इसका एक केंद्र तो ये रहा, साथ ही साथ इसमें फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं, है ना। यहाँ पर जो दीर्घवृत्त होता है इसमें ये जो 2 बिंदु है, ये से हम एक को F1 बोल रहे हैं, एक को F2 बोल रहे हैं, तो F1 और F2 इसके फोकस कहलाते हैं, है ना। ये थोड़ा सा गणित हो गया, इसे हमने कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मैंने आपको बता दिया ना, इसकी एक ही जरूरत पड़ेगी। इसमें आपने केपलर के नियम पढ़े कक्षा 9वीं में, अरे याद करो केपलर के नियम पढ़े थे गुरुत्वाकर्षण में। केपलर ने क्या बोला था कि जब भी कोई भी ग्रह किसी भी सूर्य के चक्कर काट रहा है तो वह हमेशा जो पथ होगा वो दीर्घवृत्त पथ होगा। तो ये वही वाली बात बेटा, ऐसा ही दीर्घवृत्त बनेगा, और जो सूर्य होगा वो F1 या F2 या किसी एक फोकस पर होगा। ये फिर से हम आगे चलकर भौतिक विज्ञान में पढ़ने वाले हैं। चलो भाई, अब ये दीर्घवृत्त को लेकर इतनी कहानी हमें आनी चाहिए थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और इंपॉर्टेंट ग्राफ को समझते हैं, जिसको बोलते हैं आयताकार। देखो ये क्या अलग अलग प्रकार के समीकरण आगे प्रयोग में आते जाएंगे, तो हमें पता चलेगा अच्छा इसमें अलग बनना है। जैसे मान के चलो कल को ऐसा आ जाए x गुणा y बराबर एक नियत मान है, x गुणा y क्या है, नियत मान है। तो अगर x इंटू y है ना, अभी तक हम क्या कर रहे थे, x बराबर y कर रहे थे, x बराबर y स्क्वायर कर रहे थे, या x स्क्वायर बराबर y कर रहे थे, या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर c स्क्वायर कर रहे थे, ना हो गया x इंटू y नियत मान है। मतलब क्या होता है बेटा कि जैसे ही x बढ़ा गया तो y घटेगा, क्योंकि x और y का गुणन हमेशा नियत रहना चाहिए। या अगर मैंने x को घटाया तो y बढ़ेगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है बेटा वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये छोटा सा ग्राफ आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। इसी ग्राफ को हम आयताकार भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे, आयताकार, ऐसा ना। देखो ये क्या है, ये यहाँ पर बहुत y के बहुत नजदीक से कहीं से शुरू होगा और x के बहुत नजदीक से गुजरेगा, अनंत, मतलब ये x अक्ष को अनंत पर जाकर मिलेगा और ये भी y अक्ष को जाकर अनंत पर मिलेगा। क्लियर है बेटा? छोटी छोटी सी बातें ना, याद रखने का ही आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा चलो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और इसी में एक और ग्राफ समझते हैं। जैसे मान के चलो कि आयताकार तो हमें समझ में आया, इसके अलावा इसी के जैसे आयत नहीं होंगे वो, लेकिन इसी के जैसे एक दो और इंपॉर्टेंट से ग्राफ मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हमने पढ़ा था e की पावर x बराबर y, क्या पता e की पावर x, अरे भूल गए e की पावर x। तो e की पावर x का जो ग्राफ होता है ना बेटा वो कुछ इस प्रकार से बनता है। मैं यहाँ पर एक बार अलग से वाला ग्राफ बना के बता रहा हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए बेटा। e की पावर x का ग्राफ, तो e की पावर x का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है ना। याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले तो सामान बहुत धीरे धीरे बढ़ा है। देखो यहाँ पर माइनस अनंत से शून्य तक आगे मान बहुत धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन उसके बाद में बहुत ज्यादा तेजी से मान बढ़ता है इसका। ठीक है, जैसे अगर मैं ये पूछूं कि ये वाला बिंदु क्या होगा, ये वाला बिंदु
ये वाला बिंदु क्या होगा? तो ये जो बिंदु होगा यहाँ पर, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो एक्स शून्य है बेटा। ओहो, वाई अक्ष पर अगर मैं कोई भी बिंदु लूं, वाई अक्ष पर बिंदु में, कोई भी बिंदु में, बिंदु में एक्स शून्य होता है, और एक्स बराबर शून्य होता है तभी तो वाई अक्ष पर है, और वाई बराबर शून्य कर दो एक्स अक्ष पे आ जाएगा वो बिंदु। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर सर वाई, यहाँ पर एक्स बराबर शून्य है, तो अगर मैं लिखा वाई बराबर ई की पावर एक्स और इसमें रख दिया एक्स बराबर शून्य, तो ये हो जाएगा ई की पावर शून्य। ई की पावर शून्य होगा एक, ई की पावर शून्य क्या होगा? अरे किसी भी नंबर की घात शून्य करोगे तो क्या आता है? एक आता है। तो ये जो बिंदु है, बिंदु 0, 1 तो देखो इसके पहले कितना कम कम धीरे 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 बढ़िया। तो ई की पावर एक्स का ग्राफ होता है, किसका ग्राफ बेटा? ई की पावर एक्स का। इसी प्रकार से हम चाहे तो ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बना सकते हैं ना। एक मिनट हटा रहा हूं से, ई की पावर माइनस एक्स ग्राफ बनाना चाह रहा हूं मैं। तो ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ इधर से शुरू होगा बेटा, और इसी बिंदु पर करते हुए जाएगा। तो ये जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से बनता है ना। ये इधर से चढ़ेगा, ये इधर से उतर जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है वो ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है ना। ध्यान रखना, ई की पावर एक्स का ग्राफ इधर से बढ़ेगा और ई की पावर माइनस माइनस उल्टा है, तो नेगेटिव से इधर की तरफ आएगा। क्लियर है भाई कहानी? जितना बताया मैंने सबको, मुझे उम्मीद है बढ़िया तरह समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें ना। ये हमने आज ग्राफ समझ लिया। अब हमें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट से त्रिकोणमितीय अनुपात के ग्राफ देखें। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात के जो ग्राफ है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्हीं ग्राफ की वजह से, या यही ग्राफ असल में आपको मान भी बता रहे, जैसे हमें साइन 90 का मान पता है, साइन 30 डिग्री का मान पता है, साइन 45 डिग्री का मान पता है ना, वो सब कुछ इस ग्राफ से ही बना है। और ये ग्राफ हमें आगे चलकर बहुत ज्यादा काम आएंगे पूरे फिजिक्स में, साइन के, कॉस के। क्लियर है बेटा? अच्छा, और उसके साथ ही साथ इसके अलावा भी जो मैंने आपको बात बताई थी, मैंने आपको ASTC नियम बताया था त्रिकोणमिति में, तो वो असल में इसी से बनता है। ठीक है, तो चलो बेटा अब ये सब कुछ हम समझते हैं कि साइन का ग्राफ क्या होता है और इसकी क्या महत्वपूर्ण बातें होंगी। चलो भाई शुरू करते हैं। ये जो ग्राफ आपको सामने दिख रहा है बेटा, ये साइन एक्स का ग्राफ है ना। तो ये y बराबर, मतलब ये y अक्ष है, ये x अक्ष है ना, तो हम इसे बोलेंगे ये है सर y बराबर साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब देखो जो हमने पढ़ा वो सब कुछ इस ग्राफ का ही नतीजा था। जैसे अगर मैं छोटी छोटी बातें बताऊं कि जैसे यहाँ पर देखिए हम, तो ये क्या है? ये ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है? ये ग्राफ शुरू हो रहा है सर जब थीटा का मान 0 डिग्री। अगर मैं x का मान 0 रख दूं तो x का मतलब थीटा है, कोण है। अरे x क्या है? x तो कोण है ना मेरा। x कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं बताऊं यहाँ पर अभी हम थीटा भी पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ थीटा लिखा तो यहाँ थीटा लिखना पड़ता है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है। तो यहाँ पर अगर मैं बात समझू बेटा, तो अगर x 0 की बात करूँ, y बराबर साइन 0 की बात करूँ, तो यहाँ पर ये 0 से शुरू हो रहा है। मुझे पता है सर कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। और ASTC रूल है ना, से हमने पढ़ा था कि यहाँ पर, अरे ये देखो ना, ए सनम तेरी कसम, यहाँ पर देखा सब पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव। देखो तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, मतलब पहले और द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव, तो 0 90 डिग्री 180 डिग्री तक साइन पॉजिटिव। तो देखो भाई यहाँ पर 0 से 180 तक साइन का वैल्यू पॉजिटिव है। फिर ये ग्राफ नेगेटिव में गया, ये तो समझते हो ना यार, एक्स अक्ष के ऊपर पॉजिटिव है, एक्स अक्ष के नीचे नेगेटिव है। तो ऊपर ऊपर चल रहा है तो पॉजिटिव है, नीचे नीचे जा रहा है तो नेगेटिव है। मतलब कि असल में देखा जाए सर, तो ये मेरा प्रथम चतुर्थांश है, या द्वितीय हो गया 90 से 180 तक, 180 से 200 तक तृतीय है, और 270 से 160 डिग्री 360 डिग्री तक चतुर्थ चतुर्थांश है। तो देखो मजा जिंदगी का, ये सब कुछ यहीं से अभी कॉस का पढ़ेंगे तो मैं, अच्छा सर वहां से बनता था, बिल्कुल यहाँ से बनती है सब चीजें। तो 0 से 90 तक बढ़ा, फिर 90 से 180 तक कम हुआ। चाहो तो त्रिकोणमिति का टेबल खोल लो जो मैंने बनवाया था, उसमें भी यही हुआ था कि 0 से 90 डिग्री तक कोण का मान बढ़ता है, फिर 90 से 180 तक घटता है, फिर 180 से 270 से फिर 360 तक नेगेटिव में रहता है, और 360 पे फिर शून्य हो जाता है। तो देखो बेटा अब इसमें ये जबरदस्त बात है कि अगर आपको मैं ये बोलूं कि साइन का मान 1 कब होता है, 0 कब होता है, तो आपको त्रिकोणमिति में पूछने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम ग्राफ से करेंगे, चुटकियां बजाते हैं हमारी सारी बात ग्राफ हो जाएगी। हमको पता है 90 डिग्री पर 1 होता है, 270 डिग्री पर -1 होता है। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा था ना कि इसका जो अधिकतम मान है वो 1 है और न्यूनतम मान है -1, क्योंकि ग्राफ मुझे पहले से पता था। ये सब कुछ इसी ग्राफ से बना कि साइन का जो मान है ना, ये हमको लिख देते हैं, ये साइन थीटा का जो मान है, साइन एक्स का मान, मतलब एक्स का मान कुछ भी रख दूं, थीटा का मान कुछ भी रख दूं, साइन एक्स का मान जो है बेटा -1 से 1 के बीच ही रहता है। किसके बीच तक रहेगा? -1 से 1 के बीच ही रहेगा, उससे ज्यादा परिवर्तित होने वाला नहीं है। अधिकतम 1, न्यूनतम -1। शून्य भी है तो सर शून्य न्यूनतम, अरे गधे बच्चे, -1 जो होगा वो शून्य से कम होगा ना यार, तो -1 और यहाँ पर 0 पर शून्य है, 180 पे भी शून्य है, 360 पे भी शून्य है। और ये जो ग्राफ यहाँ खत्म नहीं होता, ये ग्राफ आप चाहो तो आगे भी बनाते जाओ, इधर इधर बनाते जाओ, पीछे भी बनाते जाओ, ऐसा। तो ये तरंग जैसा बनता है, तरंग वेव जैसा, ऐसा चलते जाओ अनंत तक, कहीं से भी शुरू करो, ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना। जीवन के उतार चढ़ाव है एक तरीके से, नीचे जाओगे फिर ऊपर, फिर ऊपर फिर नीचे। क्लियर है? छोटी सी बात है ना। देखो अब हम चाहे तो इसमें इस ग्राफ को और आगे भी बढ़ाकर देख सकते हैं ना, आगे भी पीछे भी ना, क्योंकि कोण नेगेटिव में भी हो सकते हैं, अरे बता ना कोण नेगेटिव में भी हो सकते हैं, तो वो सब यहीं से मिलता है कि देखो ये जो है ये आगे बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ, और इधर से आप चाहो तो पीछे बढ़ाते जाओ, पीछे बढ़ाते जाओ, पीछे बढ़ाते जाओ ना, जहां तक ले जाना चाहो तो वहां तक ले जाओ, जहां तक ले जाना चाहो तो वहां तक ले जाओ। जैसे ये होगा 0 डिग्री, ये होगा देखो 90 डिग्री को मैं चाहूं तो पाई बाय 2 लिख सकता हूं, है ना। तो पाई बाय 2 ये हो जाएगा पाई 180 डिग्री। मैं पाई को लिखा हूं क्योंकि अभी यहाँ पर जो वैल्यूज बनेगी ना वो आपको हमेशा याद रखने में आसानी हो जाएगी। देखो 0 पाई, फिर यहाँ पर आएगा 2 पाई, क्या आएगा बेटा 2 पाई, और ये वाला जो मान होगा ये होगा 3 पाई बटा 2, ये होगा पाई बाय 2, 3 पाई बटा 2, 3 पाई बटा 2 मतलब 270 डिग्री। चाहो तो कॉपी के पन्ने पलटा कर देख लो, ये मैं फिर से नहीं बताने वाला हूं, इतना पता होना चाहिए। अच्छा ये कितना होगा सर, ये कितना होगा सर, ये कितने होंगे, सारे मान बता पाओगे तुम। देखो यहाँ पर ये पाई, ये है 0 पाई 2 पाई, ये होगा 3 पाई, है ना। देखो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, ऐसे अनंत तक मैं चले जाऊं, उन सब पे साइन शून्य होता है। इधर की तरफ से भी -पाई -2 पाई, है ना। ऐसे माइनस में भी चाहो तो रख सकते हो, इन सब पे साइन शून्य होता है हमेशा। और साथ ही साथ पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, है ना। एक बार यहाँ पर चाहो तो मैं लिख देता हूँ -पाई बाय 2, -2 पाई, -पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ऐसे इन सब पे साइन शून्य होता है। क्लियर बेटा, इन सब पे साइन एक्स शून्य होता है। और इसी प्रकार से चाहो तो लिख लो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 है, क्या है पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, इन सब पर साइन 1 होता है ना। देखो 1 होता है या -1 होता है ना, तो यहाँ पर साइन एक्स जो होगा उसका हम लिख सकते हैं अधिकतम मान है। कितना मान है भाई? अधिकतम मान है, मतलब ये 1 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है। देखो ये है 1 और ये है -1, तो इन सारी वैल्यूज पर ये -1 है और इधर वाली सारी वैल्यूज पर ये +1 है। ऐसा चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ये -1 आना चाहिए, थोड़ा सा नीचे बना देते हैं हम, हमने हाथ से बनाया इससे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। देखो कितना परफेक्ट बना। ठीक है, तो ऐसे ही मान आगे बढ़ते जाएंगे।
तो ये sin x को लेकर हमें बातें पता होनी चाहिए। अब ऐसी ही बातें, एग्जैक्ट ऐसी ही बातें cos x को लेकर भी कर लेते हैं। देखो ये जो sin x के लिए पढ़ा बेटा, एग्जैक्ट वैसा वैसा cos x का भी होता है, क्योंकि हमें पता है कि sin और cos के जो मान होते हैं सर वो लगभग एक ही जैसे होते हैं। sin x और cos x के मान एक ही जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा परिवर्तन था, थोड़ा सा चक्कर था, वो सभी चक्कर से समझ में आएगा। देखो ये जो ग्राफ है ये y बराबर cos x का ग्राफ है, तो ये जो y बराबर cos x का ग्राफ है बेटा और y बराबर sin x का जो ग्राफ है वो एक ही जैसे ग्राफ है। अरे इन दोनों में क्या फर्क दिखा, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, क्या फर्क दिखा सर? कोई बड़ा फर्क नहीं है। यहाँ पर असल में ये यहाँ से शुरू हुआ था, अगर मैं इसमें ये इसको हटा दूं पूरे, मतलब जैसे मान के चलो अभी एक वक्त के लिए हमने बोला कि सर यहाँ से ये वाला ग्राफ हटा दिया जाए, ये वाला ग्राफ अभी हटा देते हैं, इतना पोर्शन हटा देते हैं, यहाँ से शुरुआत करी जाए, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, अगर मैंने इधर से शुरुआत करी तो यही बन जाएगा। देखो अभी क्या हो गया ना, तो जो साइन है ना, जो साइन है और जो कॉस का ग्राफ है वो एक ही जैसा ग्राफ है। आया मजा? देखो तो अब इसको हमको याद रखने की जरूरत नहीं है ना, हमने आसानी से समझ कर याद भी रहेगा ये। अब हम इसमें क्या क्या गंभीर बातें वो समझ लेते हैं। जैसे हमें पता है कि वैल्यूज तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है, साइन की कॉस होती है, कॉस की साइन हो जाती है, और हमें पता है कि जो कॉस 0 होता है वो 1 होता है और कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है। देखो कॉस 0 1 है, कॉस 90 0 है। और इसके अलावा बेटा आपको पता है कि जो कॉस है ना, कॉस वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट या पहले और चौथे चतुर्थांश में यह पॉजिटिव होता है। अरे ये समझ तेरी कसम, तो ये फर्स्ट में और फोर्थ में देखो पॉजिटिव, फोर्थ में क्या हो गया 360 डिग्री तक हो गया, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। 0 से 90 तक प्रथम चतुर्थांश था, 90 से 180 तक द्वितीय था, 180 से 270 तक तृतीय चतुर्थांश था। तो देख रहे हो कितनी मजेदार बातें हैं यार यहाँ पर, कि हमें ये पूरा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव मिल रहा है ना। तो ये सब कुछ इसी ग्राफ से करता है। हमें पता चला यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ 0 है और यहाँ -1 है। मतलब जो cos x की वैल्यू है बेटा, cos x के मान, cos x के जो मान है वो कहां से कहां तक जा सकते हैं? तो cos x के मान जो है वह -1 से 1 जा सकते हैं। क्लियर है कहानी? बिल्कुल मजेदार सी बात, ये सबको बढ़िया समझ में आना चाहिए। अच्छा सर और क्या? देखो जैसी बातें इसमें करी हमने कि ये ग्राफ भी आगे बढ़ाया जा सकता है, लहराते हुए आगे पीछे जाएगा, ये भी लहराते हुए आगे पीछे जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें भी। क्लियर है कहानी? जैसे यहाँ पर देखो, इसको अगर मैं लहराते हुए आगे ले गया और लहराते हुए पीछे ले आया तो ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ पर अगर हमें शुरुआत यहाँ से करनी है तो ये इधर का वक्र बनेगा और इधर भी वैसा ही वक्र बनेगा, है ना। ये तो साइन का ही वक्र, बस शुरू कहाँ से कर रहे हो? ये शुरू हो रहा है 1 से, वह शुरू हो रहा है 0 से, है ना। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर, तो अगर मैं 270 से शुरू कर दूँ तो ये फिर से साइन के मान बन जाएंगे। अरे समझ रहे हो ना? या मैं यहाँ से शुरू कर दूँ तो ये पूरा साइन का वक्र बनेगा। ये देखो फिर से साइन बन गया, ये आधा बोला ऊपर आधा बोला इधर, ये फिर से साइन बन गया। इधर की तरफ जाऊंगा तो देखो cos साइन एक ही है, कुल मिला के कहानी ऐसी है। इस पूरे पे मान -1, इस पूरे पे मान +1, और ये ऐसे ही लगातार आगे और पीछे चलता जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 0, यहाँ पर क्या लिखूंगा 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब π/2, फिर यहाँ पर 180 डिग्री मतलब कि π, 270 डिग्री मतलब 3π/2, और यहाँ पर 2π। तो देखो 0 π 2π, जहां जहां पर साइन 0 हो रहा है ना, जैसे हमें बताया था सर 0 π 2π इन सब पे साइन की वैल्यू 0 होती है, वहीं पे cos का अधिकतम है 1 है यहाँ पर, या न्यूनतम है ये -1 है, फिर 2π पर, है ना। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या रखेंगे सर, इसे रखेंगे -π/2, इसे क्या रखेंगे, इसे रखेंगे -π। तो अब देखो अगर तुम्हें ये ग्राफ याद रहता है तो तुम्हें वैल्यूज कहाँ पे 0 हुई है, कहाँ पे 1 हुई है, कहाँ पे -1 हुई है, उसमें ज्यादा सोचना नहीं है, वो सब कुछ तुम समझ सकते हो। इसे अच्छा यहाँ 0 है, यहाँ पर 1, सर यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 है, यहाँ -1 है, तो मतलब कि cos 180 -1 होगा, cos 360 फिर से 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से सारी बातें ग्राफ से याद रख सकते हैं, है ना। इसके अलावा एक और बड़ा चमत्कार मैं तुम्हें बताता हूं। देखो ये समझ गया सब लोगों ने, है ना। ये सारी बातें क्लियर है, साइन की, कॉस की, जैसी कॉस साइन की वैसी वैसी कॉस की है, बस π/2 का फर्क है। π/2 या 90 डिग्री का फर्क है, मतलब कि ये 90 डिग्री बाद से शुरू होता है, 90 डिग्री पहले से शुरू हो जाता है। या उल्टा कर लो कि यहां से इसको 90 डिग्री पहले से, कॉस को 90 डिग्री पहले से शुरू करो, पहले तो यहां से साइन बन गया और ये अनंत तक चलते जाएगा, मान -1 से 1 के बीच। देखो अब इसमें कुछ चमत्कार बड़ी बात क्या है सर, कि यहां पर अगर हम चाहे तो दोनों साथ में बनाकर देख सकते हो। देखो बिल्कुल एक जैसे बनते हैं, बिल्कुल एक जैसे, दोनों साथ में बने आपके लिए। ये जो पिंक कलर से बना हुआ है ये क्या था हमारा साइन का ग्राफ था, और जो ब्लू कलर से बना हुआ है वो किसका है, हमारा cos थीटा का लिखा हुआ है, मतलब ये डिग्री का बना हुआ है ताकि आपको कोण पता चले। और बिल्कुल वैसा वैसा ग्राफ है जहां पर ये 0 है, ये 1 है, जहां पर ये 1 है, मतलब जैसे मान के चलो कि अगर मैंने बोला यहां पर जो साइन का मान है वो 1 है तो cos का 0 हो गया, और वैसे ही सारे मान आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते ही जाएंगे। क्लियर है कहानी बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ साइन और cos के। अब इसमें जो एक और चमत्कार, मतलब कि आपने जो पढ़ा था ना कि सर आपने बताया था कि निश्चित समाकलन याद करो, निश्चित समाकलन में मैंने समाकलन बताया था कि 0 से π/2 में sin x का समाकलन करोगे dx पर तो वो 1 आता है। भूल गए कैसे? देखो sin x का जो समाकलन होगा 0 से π/2 मतलब 90 डिग्री, है ना। तो sin x का समाकलन क्या होता है सर, cos x होता है। हाँ ना बच्चा, -cos x होता है, समाकलन है, अवकलन होता तो प्लस होता, तो ये 0 से π/2, तो माइनस साइन को बाहर रख दो और ये हो जाएगा cos x 0 से π/2। तो बेटा ये माइनस को बाहर, जैसे अरे वही कर रहा हूं जो मैं पहले कर चुका हूं क्लासेस में, तो cos π/2 रखो यहाँ पर -cos 0, तो cos π/2 मतलब cos 90 जो होता है वह 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो ये मैं बताता तुम्हें 1 इकाई मान आएगा। तो अब ये साइन, अब देखना ध्यान समझना, अब मजेदार बात है, बहुत मजेदार बात है। अगर मैंने तुम्हें बोला होता साइन 0 से π/2 की जगह साइन x dx 0 से π का क्षेत्रफल निकाल, इसका इंटीग्रेशन करके बताओ, इसका इंटीग्रेशन का आंसर 2 आता। साइन x dx 0 से 3π/2 तक, इसका आंसर 1 आता। 0 से 2π sin x dx, इसका मान 0 आता। चाहो तो करके देख लो, तरीका ये वैल्यू रखो, -π/2 से π/2 तक sin x का मान dx पे 2 आता। इसी प्रकार से 0 से π/2 cos x dx का मान जो आता वो फिर से 1 आता। इसी प्रकार से -π/2 से π/2 ये बीच में, अच्छा एक सेकंड यहाँ पर 0 आएगा, -π/2 से π/2 sin x dx का मान 0 आएगा, लेकिन -π/2 से π/2 cos x का मान जो आएगा वो 2 आएगा। ऐसे ही मैं बहुत सारे लिख सकता हूँ। अब मुझे कैसे याद है सब कुछ सर, ये क्या चक्कर है, आपको कैसे पता चल गया ये सारा सब कुछ इतनी जल्दी कैसे कर रहे हो? देखो अब इसके लिए मैं बताता हूँ तुम्हें बहुत ही जबरदस्त ट्रिक। वास्तव में क्या हुआ बेटा, 0 से π/2 sin x का ग्राफ अगर मैं देखूं, राइट ग्राफ वापस आते हैं ना, 0 से π/2, तो सर 0 से π/2 मतलब 0 से 90 डिग्री, बिल्कुल सही बात है यार। ये ग्राफ कौन सा है सर, ये कितना है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यह क्षेत्रफल
अरे देखो भाई ये क्षेत्रफल है। अब बात कुछ ऐसी है कि मुझे पता चल गया है कि यहां पर इस क्षेत्रफल का, ये जो मैंने आधा बनाया है, इसका जो मान है, ये जो क्षेत्रफल है इसका, वो 1 इकाई है। मुझे कैसे पता चला? अरे 0 से पाई बाय 2, इसका क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे? इसका क्षेत्रफल लिखेंगे 0 से 90 डिग्री sin x dx, या मैं लिख सकता हूं इसे 0 से पाई बाय 2 sin x dx का मान, ये 1 है। अब देखो 0 से पाई बाय 2 तक का मान 1 है, तो मुझे पता चला सर ये इतना वक्र का जो क्षेत्रफल आता है वो 1 आता है, तो इतने का यहां से यहां तक का कितना आएगा? सर ये इसका जस्ट अपोजिट, ये इसके जैसा है, तो इसका जो एरिया आएगा वो 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका +1 है, इसके -1 है, ये +1 2 हो गए, +1 2 हो गए, मतलब 0 से 180 का जो मान आना चाहिए था, देखो 0 से 180 मतलब 180 मतलब क्या पाई, तो यहां पर जो मान आने चाहिए थे, एक बार बढ़िया से फिर से ग्राफ बना के बताऊंगा मैं आप लोगों को। यहां पर तो यहां पर बेटा मुझे पता है कि सर ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है ना, यहां पर ये वाला जो है ये माइनस पाई बाय 2 है, ठीक है। अब देखो 0 से पाई मतलब ये पूरा, तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये हो गए 2। जबरदस्त ट्रिक के साथ हमने ये बात सीख ली कि अगर 0 से पाई तक का सॉल्व करना है sin x तो हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं। फिर से एक स्टार मतलब आपके सामने 0 से पाई तक में 1 धन 1 कर दे, 2 आ गया, जवाब है ये, करके देख ले, आंसर यही आएगा। 0 से 3 पाई बाय 2, 0 से 3 पाई बाय 2 मतलब सर यहां तक आना है, यहां तक आजा, ये 1, ये 1, ये -1, ये कितना है -1, तो जोड़ेगा तो 1 1 2 हो गया, -1 करेगा तो 1 बचेगा। अरे फिर से जोड़, 1 और 1 होता है 2, उसमें 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 0 से 3 पाई बाय 2 तक का जो मान आएगा इंटीग्रेशन के बाद वो 1 आएगा। ऐसे ही 0 से 2 पाई, तो ये 1, ये 1, ये -1, ये -1, ये भी -1, तो माइनस माइनस ये +1 +1 -1 -1, तो ये हो गया 0। आया मजा? ऐसे ही ये भी देखो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो सर ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये +1 है, ये -1 है, तो +1 -1 क्या होता है? 0 होता है। cos के देख सकते हैं, बिल्कुल cos के देख सकता है। 0 से पाई बाय 2, अगर मैं cos का ग्राफ बनाऊं बेटा 0 से पाई बाय, तो ये बना तो वही है, अरे जो साइन में है वही cos में है, तो यहां पर अगर मैं ये वाला एरिया देखूं तो ये एरिया भी कितना है? 1 है ना भाई, ये एरिया, ये क्षेत्रफल भी कितना है? 1 है, तो बन गई बात, आ गया मजा। ये 1 है, ये -1 है, ये -1 है, ये 1 है, बस तुझे जो भी करना करते जा, क्या है फिक्र है दुनिया की। माइनस ये सॉरी 0 से पाई बाय 2, तो cos का ग्राफ कैसे दिखता है? cos का ग्राफ ऐसा दिखता है, थोड़ा सा बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से पाई बाय 2, तो 0 से पाई बाय 2 ये वाला 1 है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 2 इधर है, तो ये 1 है, और माइनस पाई बाय 2 इधर आएगा, पाई बाय 2 इधर आएगा, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस माइनस सॉरी ये +1 ये भी +1 है, तो इधर वाला +1 इधर वाला +1 2 हो गए। तो मैं जो भी बोले एकदम चुटकी बजाते से क्षेत्रफल निकाल कर तुम दे सकते हो। क्लियर है भाई? तो बहुत ही बढ़िया सी रोमांचक सी बात हमने सीखी ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है जो आगे चलकर आपका काम बहुत ज्यादा आसान बना देगी। चलो आगे बढ़ते हैं, समय हो चुका है क्विज का। क्विज के 2 सवाल आप सभी के सामने बढ़िया तरीके से जवाब दो, और यहाँ पर हम हमारा ग्राफ समाप्त करते हैं। इसमें और भी छोटी छोटी सी बातें बढ़ती है जो आगे चलकर और भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम करते जाएंगे, लेकिन हमने मोटा मोटी रूप से सारे ग्राफ देख लिए। चलो भाई क्विज का पहला सवाल आपके सामने, दर्शाए गए दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आ गया जवाब? चलो देखो हम इसका जवाब बता देते हैं यार, आसान सवाल है। देखो तुम्हें देखने में अजीब लग रहा होगा सर ये सब हमने पाएंगे, देखना है इसमें कि वास्तव में ये वाली दूरी कितनी है, या तो अर्ध दीर्घ अक्ष कहलाएगा और ये अर्ध लघु अक्ष कहलाएगा। तो सर ये वाली जो दूरी है वो 2 इकाई है। अरे 4 से 6, 4 से 6 2 इकाई, 3 से 4 1 इकाई हो गया। तो क्षेत्रफल जो होता है उसका मान सर हमें पता है, क्या पता बताओ बताओ क्षेत्रफल क्या होता है डोरेमोन? तो क्षेत्रफल क्या होगा? पाई ए बी, तो पाई ए का मान 1, बी का मान 2, कोई दिक्कत नहीं, तुम इसको मान लो जैसा चाहो वैसा कर लेना। तो 1 गुना 2 ही होगा, अल्टीमेटली 2 पाई ही आएगा। मेरा आंसर आ गया, 2 पाई आई। क्लियर है कहानी? चलो भाई आगे बढ़ते हैं एक और सवाल के लिए। निम्न दिया गया ग्राफ किस समीकरण को प्रदर्शित करता है आपके पास? चलो ऑप्शन sin x cos x tan x cot x। बिल्कुल सही जवाब, sin x को प्रदर्शित करता है ये 0। अरे देखना है अभी sin x का ग्राफ बनाया, ठीक है बहुत बढ़िया। चलो भाई तो इतना सब कुछ आज हमने पढ़ लिया है ना। एक बार फिर से सारे ग्राफ आपको पहली स्लाइड से सारे ग्राफ जितने पढ़ाए वो एक बार फटाफट करके सारे ग्राफ दिखा रहा हूं। आप एक बार सब कुछ देख लो, 1 मिनट रिवीजन में ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, सारे देखने पड़ेंगे हमको। सबसे पहले हमने ये देखा सर कि जो ढाल होती है ये बढ़ रही है ना, ये हंस रहा है, ये रो रहा है, तो ढाल बढ़ रही है, इसकी ढाल घट रही है। फिर हमने ढाल के परिमाण पे चर्चा करी कि सर ढाल बढ़े या घटे, ढाल का जो परिमाण होता है यह परिमाण यह घटकर बढ़ रहा है, घटकर बढ़ रहा है, परिमाण हमेशा घटकर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर उसके बाद में हम आए थे सरासी क्लास में, हमने चर्चा शुरू करी वृत्त। तो वृत्त क्या होता है? इसका केंद्र 0,0 मूल बिंदु पे होगा, इसका केंद्र होगा x² + y² c² c का वर्ग है ना, c का वर्ग। इसका जो सूत्र है इससे हमने पता करा, और c का जो वर्ग होता है वो त्रिज्या के बराबर होता है ना, तो c का वर्ग त्रिज्या है, तो त्रिज्या का है c है ना। तो यहाँ पर c का वर्ग, यहाँ पर ये जो c स्क्वायर है, तो यहाँ से c जो होगा वो त्रिज्या होगा, तो ये c का जो स्क्वायर है वो 49 के बराबर कर दिया हमने, और c का मान हमने त्रिज्या का मान निकाल लिया। तो फिर हमने इसी के साथ साथ हमने देखा सर कि अगर केंद्र प्रस्थित ना हो तो क्या करेंगे, ये करेंगे x - h का स्क्वायर + y - k का स्क्वायर इक्वल टू c का स्क्वायर। क्लियर है झमाझम तरीके से भैया। फिर उसके बाद हमने देखा कि सर वृत्त में क्षेत्रफल जो होता है पाया होता है और परिधि 2 पाया होता है। उससे पहले हमने दीर्घवृत्त देख लिया था, इसका जो समीकरण सूत्र होता है x² + a² + y² + b² बराबर 1 होता है। इसमें 2 फोकस होते हैं, f1 होता है, f2 होता है। क्लियर बेटा? और यहाँ पर ये जो लंबाई, जो बड़ी लंबाई होती है उसे हम अर्ध दीर्घ अक्ष कहेंगे, और इसे हम अर्ध लघु अक्ष कहेंगे b को। ये उल्टा हो जाएगा इस तरह के पैराबोला में है ना, यहाँ पर सॉरी इसे एलिप्स बोलते हैं, पैराबोला नहीं बोलते, इसे एलिप्स बोलते हैं। लिख देते हैं एलिप्स का अर्थ है अंग्रेजी में दीर्घवृत्त। ठीक है, यहाँ पे a बड़ा है b से, यहाँ पर b बड़ा है, a बड़ा है b से, तो a बड़ा होगा b से, हमने कहा b बड़ा होगा
होगा, इससे कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है कहानी? आगे बढ़ा था फिर हमने, और फिर हमने देखा कि आयताकार क्या होता है, x * y नियत होगा, या हम लिख सकते हैं x बराबर नियत को अगर x * y बराबर c लिख दिया तो x बराबर c बटा y भी लिख सकते हैं, या y बराबर c बटा x भी लिख सकते हैं। ये सब कुछ एक ही रूप से होगा और यहाँ पर कुछ ऐसा वक्र बनेगा सर, यह आयताकार होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि इसी में e का बढ़ता जाता है, घटता जाता है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े थे और फिर हमने सर देखा बहुत ही रोमांचक तरीके से साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ। साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ से ये पता चला कि साइन का पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव का होता है। तो ASTC जो रूल पढ़ा था हमने वो वाकई में इससे ही बना है। फिर हमने इसमें बातें देखी कि यहाँ पर ये शून्य हो रहा है, यहाँ पर 1 हो रहा है, 90 पे 1 हो रहा है, 180 पे 0 हो रहा है। तो हमने इस ग्राफ को और आगे बढ़ाया और हमें पता चला कि sin x जो होता है वो शून्य होता है, किस पर शून्य होता है, -π/2 π 0 π 2 π 3 π 4 π 6 π, ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो इन सब पे शून्य हो रहा है। फिर हम इसी में हमने देखा कि सर अगर -1 या 1 की वैल्यू चाहिए आपको तो -1 और 1 मिलेगा, π/2 3 π/2 5/2 7 π/2। तो अधिकतम मान जो हो सकता है 1 हो सकता है, न्यूनतम मान -1 हो सकता है sin का। इसी प्रकार से cos में भी हमने देखा कि cos का जो अधिकतम मान होगा 1 होगा, न्यूनतम मान -1 होगा। फिर हमने इसमें देखा भाई कि सर जैसा sin का ग्राफ था वैसे ही cos का ग्राफ है, और इसमें जो क्षेत्रफल होगा, यहाँ पर क्षेत्रफल में हमने देखा सर कि 0 से π/2 का जो क्षेत्रफल होता है वो 1 होता है। मतलब कि हम चाहे तो इसी को घुमा-घुमा के इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे हमें कभी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमने ट्रिक से समझा। हाँ तो भाई फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना, और इस पर एक और लास्ट बात कर लेते हैं कि अगर वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको 10x का ग्राफ बना के बोल दिया है तो बस देख लो दिखता कैसा है, बस दर्शन कर लो दिखता कैसा है। ये ऐसा कुछ होता है, हमें पता है tan 0 पे 0 होता है, 90 डिग्री पे अनंत हो जाता है, तो ये ग्राफ ऐसा बनता है। फिर इधर से शुरू होगा, ये 90 डिग्री होगा, फिर 180 डिग्री पर फिर से शून्य हो जाएगा, ये 0 है, अरे माइनस में एक्सट्रीमली सॉरी, दिस शुड बी माइनस साइन की π/2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 90 डिग्री 270 हो जाएगा, फिर 180 के बाद में फिर ये जो वक्र बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 360 के लिए फिर ऐसे ही बन जाएगा, यहाँ पे 360 डिग्री आ जाएगा और इसे आप और पर उठा सकते हो। तो देखो यार यहाँ पर ये पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव हो गया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव। तो तृतीय चतुर्थांश में हमें पता है सर कि तृतीय चतुर्थांश और प्रथम चतुर्थांश में tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये tan x का ग्राफ है। इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में, लेकिन फिर भी हमने बता दिया आपको। क्लियर बेटा? तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं हम, हमने फिर क्विज कर ली, क्विज पे 2 सवाल कर दिए, ये सब कुछ हमने आज की क्लास में 1 मिनट रिवीजन भी कर लिया है, ये आपके लिए समझ लिया आज की क्लास की। और होमवर्क आप सभी को पता है क्या कि होमवर्क सर ऐप में ही क्लास के बाद मिल जाता है हमें, जिसको हम बहुत बखूबी रूप से करते भी हैं। हाँ भाई, और उसके बाद में अब अगली क्लास से हम शुरू करेंगे भौतिक विज्ञान, है ना, मतलब वास्तव में अब हम भौतिक विज्ञान पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक जो चल रहा था वो तो गणित था, ठीक है। जितना पढ़ाया बढ़िया से रिवाइज कर लो, पूरा चैप्टर फर्स्ट डे से आखिरी दिन तक का पूरा वापस से देख लो, वापस अपने नोट्स देख लो। अब मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें भौतिक विज्ञान, तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।